हेलो बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं सीबीएसई बोर्ड क्लास 10th मैथमेटिक्स चैप्टर फर्स्ट रियल नंबर एक्सरसाइज 1.1 यूक्लिड्स डिवीज़न थ्योरम। आज हम यूक्लिड्स डिवीज़न थ्योरम के बारे में पढ़ेंगे, लेकिन इससे पहले हम रियल नंबर के बारे में पढ़ेंगे क्योंकि हमारे चैप्टर का नाम ही रियल नंबर है, इसीलिए हम सबसे पहले रियल नंबर के बारे में पढ़ेंगे। अगर हम बात करें रियल नंबर की, तो रियल नंबर को दो पार्टों में डिवाइड किया गया है। रियल नंबर जो है इसे दो पार्टों में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट पार्ट जो है उसे हम रेशनल नंबर कहते हैं, रेशनल नंबर कहते हैं, और सेकेंड पार्ट जो है उसे इरेशनल नंबर कहते हैं, इरेशनल नंबर कहते हैं। अब रेशनल नंबर किसे कहते हैं? वो नंबर जिसे हम p बाई क्यू के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, वो नंबर जिसे हम p बटे क्यू के रूप में लिख सकते हैं, उसे हम रेशनल नंबर कहते हैं। जहाँ q बराबर 0 नहीं होना चाहिए, जहाँ q बराबर 0 नहीं होना चाहिए, और p एंड q आर इंटीजर्स। p और q जो होगा वो इंटीजर होगा, जहाँ p और q इंटीजर होगा। अब बात करते हैं इरेशनल नंबर की। वो नंबर जिसे हम p बाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं, वो नंबर जिसे हम p बटे क्यू के रूप में नहीं लिख सकते हैं, उसे हम इरेशनल नंबर कहते हैं। और वो नंबर जो नॉन परफेक्ट स्क्वायर रूट स्क्वायर या क्यूब स्क्वायर रूट या क्यूब रूट हो, उसे हम इरेशनल नंबर कहते हैं। वो नंबर जो नॉन परफेक्ट स्क्वायर रूट या क्यूब रूट हो, उसे हम इरेशनल नंबर कहते हैं। जैसे √2 √3 √5, ये क्या हो जाएगा? इरेशनल नंबर हो जाएगा। अब क्यूब √2 क्यूब √3, ये सब क्या है? हमारा इरेशनल नंबर होगा। अब बात करते हैं फिर रेशनल नंबर की। रेशनल नंबर जो है, रेशनल नंबर को भी दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। रेशनल नंबर को भी दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट पार्ट जो है वो इंटीग्रल पार्ट है, उसे इंटीजर कहते हैं, इंटीजर्स। और सेकेंड पार्ट जो है उसे फ्रैक्शन कहते हैं, फ्रैक्शन। अब इंटीजर को भी दो तीन पार्टों में डिवाइड किया गया। इंटीजर को जो डिवाइड किया गया है वो तीन पार्टों में डिवाइड किया गया। इंटीजर जो बना है वो तीन नंबरों से मिलकर बना हुआ है। फर्स्ट जो है वो सभी निगेटिव नंबर है, 0 और सभी पॉजिटिव नंबर के मिलने से जो नंबर बना है उसे ही हम इंटीजर कहते हैं। इंटीजर किसे कहते हैं? वो नंबर जिसमें सभी निगेटिव नंबर हो, 0 हो और सभी पॉजिटिव नंबर हो, उसे ही हम इंटीजर कहते हैं। तो पॉजिटिव नंबर क्या है हमारा? 1 2 3, ये सब हमारा क्या है? पॉजिटिव नंबर है। अब इसी पॉजिटिव नंबर को हम नेचुरल नंबर भी कहते हैं। इसी पॉजिटिव नंबर को हम नेचुरल नंबर भी कहते हैं। क्या कहते हैं? नेचुरल नंबर। हम बात करें अगर नेचुरल नंबर की, नेचुरल नंबर किसे कहते हैं? वो नंबर जो 1 से स्टार्ट होता हो उसे हम नेचुरल नंबर कहते हैं, या वो नंबर जो काउंटिंग नंबर हो उसे हम नेचुरल नंबर कहते हैं, या सभी पॉजिटिव इंटीजर को हम नेचुरल नंबर कहते हैं। अब बात करते हैं होल नंबर की। अगर हम 0 और नेचुरल नंबर को मिला दें तो ये हमारा क्या बन जाता है? होल नंबर। अगर हम 0 और नेचुरल नंबर को मिला दें तो ये बन जाता है होल नंबर। तो होल नंबर कहाँ से स्टार्ट होगा? 0 से। 0 1 2 3, ये सब हमारा होल नंबर हो जाएगा। अब बात करते हैं निगेटिव नंबर की। निगेटिव नंबर किसे कहते हैं? जो निगेटिव नंबर किसे कहते हैं? जिसके आगे माइनस लगा हुआ हो, जैसे -3 -2 -1, ये सब हमारा निगेटिव नंबर है। अब इंटीजर किसे कहते हैं? वो नंबर जो -इनफाइनाइट से स्टार्ट होता हो, 0 को लेते हुए +इनफाइनाइट तक जाता हो, उसे हम इंटीजर कहते हैं। वो नंबर जो -इनफाइनाइट से स्टार्ट होता हो, 0 को लेते हुए +इनफाइनाइट तक जाता हो, उसे हम इंटीजर कहते हैं।
अब हम लोग चलते हैं यूक्लिड डिवीजन थ्योरम पे। अगर किसी को रियल नंबर के बारे में और भी अच्छे से डिटेल में पढ़ना है तो वो 9th क्लास का एक्सरसाइज 1.1 का इंट्रोडक्शन क्लास का वीडियो देख ले। अब हम लोग यूक्लिड डिवीजन थ्योरम के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। अगर हम बात करें यूक्लिड्स डिवीजन थ्योरम की, अगर हम यूक्लिड्स डिवीजन थ्योरम की बात करें तो मान के चलो ए और बी जो है दो पॉजिटिव इंटीजर है। अगर इफ ए एंड बी आर टू पॉजिटिव इंटीजर्स, अगर ए और बी दो पॉजिटिव इंटीजर्स है जिसमें वेयर जहाँ ए जो है वो बी से बड़ा है, जहाँ ए ग्रेटर देन बी है, तो हम क्या करेंगे, जो बड़ा वाला नंबर होगा उसे डिवाइड करेंगे किससे, छोटे वाले नंबर से। तो बड़ा वाला नंबर हमारा क्या है, ए है, तो इसे हम बी से डिवाइड करेंगे, छोटे वाले नंबर से डिवाइड करेंगे। तो यहाँ क्या निकल के आएगा हमारा, यहाँ जो आएगा उसे हम क्या कहते हैं, कोएफिशिएंट कहते हैं, और नीचे जो निकल के आएगा उसे हम रिमाइंडर कहते हैं। तो यहाँ से क्या निकल के आ जाएगा, a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। ए इज इक्वल टू बी क्यू मतलब डिविडेंट इज इक्वल टू डिवाइजर इंटू कोएफिशिएंट प्लस रिमाइंडर, जहाँ रिमाइंडर जो होगा वो डिवाइजर से छोटा होगा और 0 के बराबर होगा या 0 से बड़ा होगा। ठीक है, अगर किसी को समझ में नहीं आया तो फिर समझाते हैं, अगर हम मान लो, अगर हम एक एग्जांपल ले लेते हैं, अगर हम 2 और 7 दो पॉजिटिव इंटीजर है जिसमें 7 जो है बड़ा है किससे, 2 से। बड़ा कौन है, 7 बड़ा है 2 से। तो हम क्या करेंगे, 7 को डिवाइड करेंगे 2 से, 7 को 2 से डिवाइड करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा हमारा 3 2 3 जा 6। तो यहाँ से जो निकल के आ गया उसे हम रिमाइंडर कहते हैं। इसे हम क्या कहते हैं, रिमाइंडर कहते हैं। इस वाले पार्ट को हम कोएफिशिएंट कहते हैं। और इसे हम डिवाइजर कहते हैं। अब जो डिवाइड हो रहा है उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहेंगे डिविडेंट। इसे हम डिविडेंट कहते हैं। अब बात कर लेते हैं डिविडेंट की। तो यहाँ से क्या निकल के आया हमारा, डिविडेंट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डिवाइजर इंटू कोएफिशिएंट प्लस रिमाइंडर। डिविडेंट इज इक्वल टू डिवाइजर इंटू कोएफिशिएंट प्लस रिमाइंडर, ये हम बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं। तो अब हम डिवाइजर बराबर, अगर हम डिवाइजर को देखें तो डिवाइजर को हम क्या मान लिए, डिवाइजर को ए मान लिए, और ये डिविडेंट को हम ए मान लिए, डिविडेंट जो है हम उसे ए मान लिए, डिवाइजर को हम क्या मान लिए, बी, कोएफिशिएंट को क्यू मान लिए, और रिमाइंडर जो है उसे हम आर मान लिए। तो यहाँ से जो निकल के आ रहा है वो ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, यही तो निकल के आ रहा है। अब ये जो फॉर्मूला आया है, ये जो थ्योरम आया है हमारे पास, क्या ये सही है भी या नहीं, इसके बारे में आप जानते हैं। इसे आप प्रूफ करके देखते हैं, तो हम डिवाइड किसे कर रहे थे, हम डिवाइड 7 को किससे डिवाइड कर रहे थे, 2 से। क्वेश्चन आया था 3 और रिमाइंडर जो आ गया था वो 1 आ गया था, यही तो आया था।
तो हम इसे चेक करते हैं कि क्या ये जो डिविडेंट है, डिविडेंट इज इक्वल टू डिवाइजर इंटू कोएफिशिएंट प्लस रिमाइंडर बराबर होता है कि नहीं होता है। तो डिविडेंट हमारा क्या है 7 इज इक्वल टू डिवाइजर क्या है 2 इंटू कोएफिशिएंट 3 है हमारा, और प्लस रिमाइंडर क्या है 1 है, ये तो है। तो यहाँ से निकल के आ गया 7 इज इक्वल टू 2 3 जा 6 प्लस 1 7। LHS बराबर RHS प्रूव्ड हो गया। मतलब ये थ्योरम सही, ये थ्योरम जो है ये एकदम परफेक्ट है, एकदम सही है। तो अब हम इसी थ्योरम का यूज़ करेंगे यूक्लिड्स डिवीज़न थ्योरम में। यूक्लिड डिवीज़न थ्योरम जो है इसी का यूज़ करेंगे हम, इसी थ्योरम का यूज़ करेंगे। एक्चुअली में यूक्लिड डिवीज़न थ्योरम क्या है? यूक्लिड डिवीज़न थ्योरम में हम लोग जो बचपन में एचसीएफ फाइंड करते थे, बस उसी एचसीएफ फाइंड करने के लिए हमें यूक्लिड डिवीज़न थ्योरम का इस्तेमाल करना है। मतलब इसी डिवाइड रूल का इस्तेमाल करना है हमें, क्या एचसीएफ फाइंड करने में। तो जब भी कभी डिवाइड हो रहा होता है वहाँ पर यूक्लिड डिवीज़न थ्योरम साफ साफ काम कर रहा होता है। अब हम अगर हम बात करते हैं 12 और 16 की, अगर हम बात करें 12 और 16 की, इसके एचसीएफ फाइंड करने की टू फाइंड एचसीएफ ऑफ किसकी 12 एंड 16 के। अगर हम 12 और 16 के एचसीएफ फाइंड करें तो हम पहले कैसे करते थे? पहले जो हम मेथड यूज़ करते थे वो कौन सा मेथड था? प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड था। क्या करते थे? पहले हम 12 का प्राइम फैक्टराइजेशन करते थे, 2 6 जा 12, फिर 2 से 3, फिर 3 से करेंगे तो यहाँ 1 आ जाएगा। तो 12 इज इक्वल टू क्या निकल के आया? 12 इज इक्वल टू जो निकल के आया 2 इंटू 3, यही निकल के आ गया। अब 16 का फैक्टराइजेशन करेंगे, 16 2 से करेंगे 8 हो जाएगा, फिर 2 से करेंगे 4 2 जा 8, फिर 2 से करेंगे 2 2 जा 4, फिर 2 से करेंगे 2 1 जा 2। तो 16 का जो निकल के आ गया प्राइम फैक्टराइजेशन वो आया 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 इंटू 2 इंटू 2। अब एचसीएफ किसे कहते हैं? हाईएस्ट कॉमन जो फैक्टर होता है उसे ही हम एचसीएफ कहते हैं। तो हाईएस्ट कॉमन जो नंबर है दोनों में तो वो क्या है? 2 है, यही हमारा एचसीएफ कराएगा। तो एचसीएफ ऑफ 12 एंड 16 इज इक्वल टू क्या आ गया? 4 आ जाएगा। तो एचसीएफ क्या निकल के आ गया हमारा? 4। अब यही एचसीएफ फाइंड करने के लिए जो हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन का मेथड यूज करते थे, अब प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड यूज ना करके हम क्या यूज़ करेंगे? यूक्लिड डिवीज़न थ्योरम का यूज़ करेंगे। तो हम लोग इसी का एचसीएफ फाइंड करते हैं बाय यूक्लिड डिवीज़न थ्योरम से। यूक्लिड डिवीज़न थ्योरम का यूज़ करके हम एचसीएफ फाइंड करेंगे। एचसीएफ अभी क्या आया था? एचसीएफ जो आया था वो आया था 4। एचसीएफ क्या निकल के आ गया था? बराबर 4 आया था। अब हम यूक्लिड डिवीज़न थ्योरम का यूज़ करके इसी एचसीएफ को फाइंड करने की कोशिश करेंगे। तो देखते हैं क्या एचसीएफ 4 आता है या नहीं आता है। ठीक है, अब हम लोग यूज़ करने जा रहे हैं यूक्लिड डिवीज़न थ्योरम। तो क्या कह रहा है? 12 और 16 का एचसीएफ निकालना है हमें, 12 और 16 का। तो 16 क्या है? बड़ा नंबर है हमारा, 16 जो है वो बड़ा है, 16 जो है बड़ा है किससे? 12 से। तो हम क्या करेंगे यहाँ 16 इज इक्वल टू, मतलब 16 को हम डिवाइड करेंगे, 16 को डिवाइड करेंगे किससे करेंगे? 12 से करेंगे। 16 को अगर हम 12 से डिवाइड करें तो कितने टाइम से पढ़ेंगे कि 16 आ जाएगा? 1 टाइम्स, 1 टाइम से पढ़ेंगे तो यहाँ क्या आ रहा है? 12 आ रहा है।
तो यहाँ से जो रिमाइंडर निकल के आ गया वो क्या आया, 4 आया। तो हम डिवाइड किसे कर रहे हैं, 16 को। तो 16 इज इक्वल टू, डिवाइड किससे कर रहे हैं, 12 से। 12 इंटू कितने टाइम्स डिवाइड कर रहे हैं, 1 टाइम्स, 1 प्लस रिमाइंडर जो आया क्या आया, 4 आया। तो ये कौन सा थ्योरम है, यूक्लिड डिवीजन थ्योरम। ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इंटू क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर। तो डिविडेंड क्या है हमारा, 16 है। 16 इज इक्वल टू डिवाइजर क्या है, 12 है। 12 इंटू क्वेश्चन 1 है और प्लस रिमाइंडर क्या है, 4 है। ठीक, अब रिमाइंडर 0 नहीं आया है, ध्यान से देखो, रिमाइंडर जो है वो 0 नहीं आया है। क्या लिखेंगे, रिमाइंडर इज नॉट इक्वल टू 0। तो ये हमारा फर्स्ट स्टेप है, स्टेप फर्स्ट है। अब इस स्टेप में रिमाइंडर 0 नहीं आया है, तो अब क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप करेंगे। नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, जो रिमाइंडर बच गया है हमारा, जो रिमाइंडर बच गया है, अब इस रिमाइंडर से हम इस डिवाइजर को डिवाइड करेंगे। इस रिमाइंडर से अब जो डिवाइजर इसको डिवाइड किया था, उस डिवाइजर को हम इस रिमाइंडर से डिवाइड करेंगे। तो डिवाइजर क्या था, 12 था। अब 12 को अगर हम डिवाइड करेंगे 4 से, तो क्या निकल के आ गया, 4 3 जा 12, 4 3 जा 12। यहाँ से जो रिमाइंडर निकल के आ गया वो आ गया 0। रिमाइंडर क्या आ गया, 0 आ गया। तो हम फिर स्टेप सेकेंड में क्या लिखेंगे, स्टेप सेकेंड जो है, डिवाइड कौन हो रहा है, 12 हो रहा है। 12 इज इक्वल टू किससे डिवाइड हो रहा है, 4 से। 4 इंटू क्वेश्चन कितना है, 3 है, 3 प्लस रिमाइंडर जो आया वो क्या आया, 0 आया। अब देखो ध्यान से, जो रिमाइंडर लेके आएगा, जो रिमाइंडर हमारा 0 लेके आएगा वही एचसीएफ हो जाएगा। मतलब रिमाइंडर जो है वो 4 लेके आया है, 4 रिमाइंडर 0 लाया है, रिमाइंडर को 0 जो लाया है वो 4 लाया है, इसलिए 4 जो होगा वही हमारा एचसीएफ हो जाएगा। इसलिए 4 हमारा क्या हो जाएगा, विनर हो जाएगा। तो अगर हम बात करें एचसीएफ ऑफ 12 एंड 16 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, चलो स्टूडेंट इसी पर बेस्ड, इसी यूक्लिड डिवीजन थ्योरम से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं, हम लोग एग्जांपल्स वगैरह कर लेते हैं। एग्जांपल फर्स्ट क्या कह रहा है कि यूक्लिड डिवीजन थ्योरम का यूज़ करके हमें एचसीएफ फाइंड करना है। तो यूक्लिड डिवीजन थ्योरम का अगर हम यूज़ करें तो सबसे बड़ा नंबर कौन सा है हमारा, 12,576। सबसे बड़ा नंबर जो है 12,576, ये हमारा बड़ा है। किससे बड़ा है, 4,052 से। 4,052 से बड़ा नंबर है। तो हम क्या करेंगे, इस नंबर को हम डिवाइड करेंगे किससे, छोटे वाले नंबर से। तो बड़ा वाला नंबर जो है वो है 12,576। इसे हम डिवाइड करेंगे किससे, डिवाइड करेंगे 4052 से। 4,052 से हम डिवाइड करेंगे 12,576 को। तो हम क्या लिखेंगे, स्टेप फर्स्ट में पहले लिख देते हैं फ्रॉम यूक्लिड्स डिवीजन थ्योरम, फ्रॉम यूक्लिड्स डिवीजन थ्योरम। तो यूक्लिड डिवीजन थ्योरम क्या कह रहा है, ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। यूक्लिड डिवीजन का थ्योरम कह रहा है कि डिविडेंड जो है वो डिविडेंड बराबर जो है वो डिवाइजर इंटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर के बराबर है। तो अगर हम बात करें यूक्लिड डिवीजन थ्योरम की, एक चीज़ स्टूडेंट याद रखना कि कहीं भी कभी हो सकता है कि यूक्लिड्स डिवीजन थ्योरम लिखा हुआ रहे और कहीं हो सकता है कि एल्गोरिथम लिखा हुआ हो। तो दोनों ही केस में सेम चीज़ करना है हमें। तो लैंग्वेज क्वेश्चन में हो सकता है एग्जामिनर की बदल दे, कहीं यूक्लिड डिवीजन थ्योरम दे दे तो कहीं एल्गोरिथम दे दे। तो इससे घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, दोनों में सेम काम करना है हमें। ठीक है, तो अब स्टेप फर्स्ट क्या हो जाएगा,
स्टेप फर्स्ट। तो स्टेप फर्स्ट में हम क्या करेंगे, डिवाइड कर रहे हैं किसे, 12,576 को। तो क्या लिखेंगे, 12,576 को डिवाइड कर रहे हैं हम किससे कर रहे हैं, 4052 से, 4052 से। तो कितने टाइम से चलेगा, अगर हम इसको अप्रोक्सीमेटली देख लें तो 4 × 12 चौचक 16, 3 टाइम्स चलेगा, 3 टाइम्स चलेगा। तो यहाँ से क्या निकल के आ जाएगा, 3 × 2 = 6, 3 × 5 = 15, 4 × 3 = 12। तो यहाँ से निकल के आ गया क्या, 0, 2, 4, बाकी सब 0 0, बाकी सब कट गया। तो अब क्या, कितने टाइम से चला, 3 टाइम्स। रिमाइंडर क्या आया हमारा, 420। तो स्टेप फर्स्ट में हमारा रिमाइंडर 0 नहीं आया है। तब हम क्या लिखेंगे यहाँ पर कि अभी रिमाइंडर 0 नहीं आया है, रिमाइंडर इज नॉट इक्वल टू 0। इसी तरह लिखेंगे। अब क्या करेंगे कि अभी रिमाइंडर जब 0 नहीं आया है तो अब हम इस रिमाइंडर से डिवाइड कर देंगे किसे, जो पहले डिवाइजर था, इससे पहले जो डिवाइजर था। तो डिवाइजर क्या था हमारा, 4052। अगर हम 4052 को डिवाइड करेंगे तो कितने टाइम से चल जाएगा, हम किसे डिवाइड कर रहे हैं, स्टेप सेकंड में, स्टेप सेकंड में हम डिवाइड कर रहे हैं 4052 को। अगर हम 9 टाइम से करके देखें तो कितना आ रहा है, 18, 36, 3780 आ रहा है। अगर 10 टाइम से करेंगे तो ये 4000 से ज़्यादा हो जाएगा, तो 9 टाइम्स ही आएगा। कितने टाइम्स आएगा, 9 टाइम्स। तो क्या निकल के आ रहा है, 0.873। तो यहाँ से जो निकल के आया वो क्या आया, 2, 15 में से 8 जाएगा, 7 बचेगा। यहाँ क्या बच गया, 9 में से 7 जाएगा, 2 बच जाएगा, ये 3 कट गया। तो क्या हो रहा है, किससे हम डिवाइड कर रहे हैं, 4052 को हम डिवाइड कर रहे हैं, किससे कर रहे हैं, 420 से कर रहे हैं। कितने टाइम्स कर रहे हैं, 9 टाइम्स, प्लस रिमाइंडर क्या आ गया, 272 आ जाएगा। रिमाइंडर क्या आ जाएगा, 272। फिर 0 नहीं आया, अगेन 0 अभी नहीं आया, रिमाइंडर बराबर 0 नहीं आया। सबसे पहले क्या किया कि जो बड़ा नंबर था उसे हम डिवाइड किए, किससे, छोटे वाले नंबर से। इसके बाद क्या किए, स्टेप फर्स्ट में किए कि जो बड़ा नंबर है उसे हम डिवाइड कर रहे हैं किससे, छोटे वाले नंबर से। कितने टाइम से डिवाइड हो रहा है, 3 टाइम से डिवाइड हो रहा है। और रिमाइंडर जो आ गया वो क्या आ गया, 420। अब जो रिमाइंडर बच गया है, इस रिमाइंडर से इस डिवाइज़र को डिवाइड करेंगे। ये जो रिमाइंडर बच गया है, ये रिमाइंडर बच गया है, इस रिमाइंडर से इस डिवाइज़र को हम डिवाइड करेंगे। तो फिर यहाँ क्या निकल के आ गया हमारा, रिमाइंडर 272। अब भी रिमाइंडर 0 नहीं आया है, तब हमें क्या करना पड़ेगा, स्टेप 3 में जाना पड़ेगा। तब स्टेप थर्ड लेंगे, स्टेप थर्ड। तो स्टेप थर्ड में क्या करेंगे, इस रिमाइंडर से आप डिवाइड करेंगे। ये जो रिमाइंडर बचा हुआ है इसी से तो डिवाइड करेंगे। किससे डिवाइड करेंगे, इस डिवाइजर को डिवाइड नहीं करेंगे, इससे पहले वाला जो ये रिमाइंडर लेकर के आया है, ये रिमाइंडर जो डिवाइजर लेकर आया है उसे ही हम डिवाइड करेंगे। तो ये रिमाइंडर कौन लेकर के आया है, 420 ही तो लेके आया है। इससे पहले वाला जो रिमाइंडर था वही तो डिवाइजर बन गया था, यही तो हमारा लेकर के आया है क्या, 272। तो अब इस 420 को हम 272 से डिवाइड करेंगे, 420 को हम 272 से डिवाइड करेंगे। किसे डिवाइड करेंगे हम, 420 को किससे डिवाइड करेंगे, 272 से। कितने टाइम से डिवाइड हो रहा है, अगर हम डिवाइड करें तो कितने टाइम से हो जाएगा, 1 टाइम्स।
1 टाइम्स। तो यहाँ क्या निकल के आ जाएगा, 8 4 2 1 0 में से 10 में से 2 गया 8, 11 में से 7 जाएगा 4 और 3 में से 2 जाएगा 1 बच गया। तो अब फिर रिमाइंडर हमारा क्या बच गया, 148 बच गया है। तो कितने टाइम से चल रहा है, 1 टाइम्स। फिर रिमाइंडर जो बचा वो क्या बच गया, 148। फिर से रिमाइंडर हमारा 148 आ गया। अब भी रिमाइंडर बराबर 0 नहीं आया है। अब क्या करेंगे, अब स्टेप 4th करेंगे, स्टेप 4th करेंगे। स्टेप 4 में क्या करेंगे हम, कि इस रिमाइंडर से इस डिवाइज़र को डिवाइड करेंगे, इस रिमाइंडर से इस डिवाइज़र को डिवाइड करेंगे। तो क्या आ रहा है निकल के, 272 को हम डिवाइड करेंगे, किससे करेंगे, 148 से। तो यहाँ से जो निकल के आ रहा है वो कितने टाइम्स आ जाएगा, 1 टाइम्स 148। 124 फिर रिमाइंडर आ गया। तो हम किससे डिवाइड कर रहे हैं, 272 को डिवाइड कर रहे हैं, किससे डिवाइड कर रहे हैं, 148 से। जो रिमाइंडर आया था उसी से डिवाइड कर रहे हैं, 148 से डिवाइड किए। तो यह कितने टाइम्स आया, 1 टाइम्स। फिर रिमाइंडर क्या आ गया, फिर से अगेन रिमाइंडर 142 आ गया, 142 आ गया। अब क्या हुआ, रिमाइंडर बराबर अब भी 0 नहीं आया है। अब कब तक इसे करते रहेंगे, इस स्टेप को तब तक आगे बढ़ाते रहेंगे हम जब तक रिमाइंडर हमारा 0 नहीं आ जाता है, तब तक हम इसे करते रहेंगे। तो अब स्टेप 5th लेंगे, स्टेप 5। अब स्टेप 5 अगर लें तो इधर इरेज कर देते हैं, ऊपर वाले पार्ट को मिटा देते हैं। हाँ, तो अब रिमाइंडर क्या आ रहा है, 124। तो हम 124 से डिवाइड कर देंगे, किसे, इसका जो डिवाइजर था क्या था, 148 को डिवाइड कर देंगे, ठीक है। कितने टाइम से चलेगा, 1 टाइम्स ही चलेगा, 1 टाइम। तो 124 आ जाएगा। तो यहाँ से जो निकल के आया रिमाइंडर वो 24 आएगा। तो स्टेप 5 में भी रिमाइंडर 0 नहीं है, रिमाइंडर नहीं आ रहा है 0। तो स्टेप 5 में हम किसे डिवाइड कर रहे हैं, 148 को। डिविडेंड क्या है, 148। किससे कर रहे हैं डिवाइड, 124 से। कितने टाइम्स, 1 टाइम्स में। फिर रिमाइंडर जो निकल के आ गया वो क्या आ गया, प्लस का 24। स्टेप 5 में हम फिर से 145 को डिवाइड कर रहे हैं, किससे कर रहे हैं, 124 से। कितने टाइम से डिवाइड हो रहा है, 1 टाइम्स। और रिमाइंडर क्या आ गया निकल के, 24। अब भी रिमाइंडर बराबर 0 नहीं आया है, 0 नहीं आया है। अब क्या करेंगे, स्टेप 6 लेंगे। स्टेप 6 करेंगे। स्टेप 6 में क्या करेंगे, इस 24 से हम डिवाइड करेंगे, किसे डिवाइड करेंगे, 124 को। तो 124 को हम डिवाइड करें किससे, जो रिमाइंडर आ गया था। तो अब इससे डिवाइड किए तो क्या निकल के आएगा, कितने टाइम्स चलेगा, 5 टाइम्स, 5 टाइम्स। तो यहाँ से जो निकल के आएगा वो क्या आ जाएगा, 4। फिर अगेन रिमाइंडर 0 नहीं आया है। तो अब क्या करेंगे, स्टेप 6 में क्या, किससे हम डिवाइड कर रहे हैं, 124 को। 124 को डिवाइड कर रहे हैं, किससे कर रहे हैं, 124 को किससे डिवाइड कर रहे हैं, 24 से। 124 इज इक्वल टू 24। कितने टाइम्स चल रहा है, 5 टाइम्स। क्वेश्चन 5 आया हमारा। प्लस रिमाइंडर क्या आ गया, 1 आ गया। अगेन रिमाइंडर इज नॉट इक्वल टू 0। अब भी रिमाइंडर 0 नहीं आया है। अब क्या करेंगे, स्टेप 7 चलेंगे। मतलब इस स्टेप को तब तक आगे बढ़ाते रहेंगे जब तक हमारा रिमाइंडर 0 नहीं आ जाता है, जब तक रिमाइंडर 0 नहीं आ जाता है। तब हम स्टेप 7 करते हैं। स्टेप 7
स्टेप 7 में हम किससे डिवाइड करेंगे? 24 को डिवाइड करेंगे। किससे करेंगे? स्टेप 4 में हम 24 को यही तो डिवाइड कर रहा था इसे। अब 24 को हम डिवाइड करेंगे। किससे करेंगे? 4 से करेंगे। जो रिमाइंडर बच गया है उस रिमाइंडर से हम इसके डिवाइज़र को हम डिवाइड करेंगे। तो किससे? 24 को हम डिवाइड कर रहे हैं अब किससे? 4 से। तो स्टेप 7 में हम किससे डिवाइड कर रहे हैं? 24 को। किससे डिवाइड कर रहे हैं? 4 से। कितने टाइम्स चलेगा? ये 6 टाइम चल जाएगा। कितने टाइम चल जाएगा? 6। और रिमाइंडर क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा। 4 6 जा 24। तो रिमाइंडर क्या आ गया? 0 आ गया। रिमाइंडर 0 आ गया। अब जा कर के कहीं हमारा रिमाइंडर 0 आया, तो HCF क्या हो जाएगा? HCF जो हो जाएगा वो ये 4 जो हो जाएगा भाई हमारा HCF हो जाएगा। ये 4 जो हो जाएगा, जो हमारा रिमाइंडर लेकर के 0 आ जाएगा, जो रिमाइंडर 0 लाएगा वही HCF होगा, वही विनर कहलाएगा। तो रिमाइंडर 0 लेकर के ये 4 आया, यही 4 हमारा HCF कहलाएगा। तो HCF 4052 and 12576 इज क्या निकल के आया? 4। इतना सब काम करने के बाद HCF क्या निकल के आया? 4 आया। तो ये ज़रूरी नहीं है कि सब स्टेप में ही, सब क्वेश्चन में इतना ही स्टेप करना पड़े। अगर मेरा रिमाइंडर सेकेंडरी स्टेप में 0 आ जाता, कुछ क्वेश्चन ऐसा होता है कि जिसमें फर्स्ट स्टेप में ही 0 आ जाता है रिमाइंडर। एक बार भाग करो, पूरा का पूरा कट जाएगा, रिमाइंडर 0 आ जाएगा और वही HCF हो जाएगा। तो इसीलिए ये ज़रूरी नहीं है कि सब क्वेश्चन इतना लेंथी ही हो। अब हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। एग्जाम्पल सेकंड कह रहा है कि शो कीजिए कि सभी पॉजिटिव इवन इंटीजर जो होता है वो 2q के फॉर्म में होता है, और सभी पॉजिटिव ऑड इंटीजर जो होता है वो 2q + 1 के फॉर्म में होता है। सभी पॉजिटिव इवन इंटीजर 2q के रूप का होता है, और सभी पॉजिटिव ऑड इंटीजर जो होता है वो 2q + 1 के रूप का होता है, जहाँ q जो है कोई इंटीजर है, तो अगर हम बात करें, हम सॉल्यूशन कहते हैं। तो यूक्लिड डिवीजन थ्योरम क्या कहता है? फ्रॉम यूक्लिड्स डिवीजन थ्योरम या लेमा थ्योरम। तो यूक्लिड डिवीजन थ्योरम क्या कहता है? A = BQ + R। A = BQ + R। तो B बराबर हमारा क्या हो जाएगा? B बराबर जो हो जाएगा वो 2 हो जाएगा। डिवाइज़र क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा, क्योंकि Q के साथ, कोएफिशिएंट के साथ हमेशा क्या मल्टीप्लाई रहता है? डिवाइज़र मल्टीप्लाई होता है। तो B बराबर यहाँ से हमारा निकल के आ गया 2। डिवाइज़र बराबर जो निकल के आ गया वो 2 आ गया। अब रिमाइंडर हमारा क्या क्या हो सकता है? हम जानते हैं कि रिमाइंडर जो होगा वो 2 से छोटा होगा, क्योंकि डिवाइज़र हमारा 2 है, तो रिमाइंडर हमारा 2 से छोटा होगा और 0 से बड़ा होगा या 0 के बराबर होगा। रिमाइंडर क्या क्या आ सकता है? रिमाइंडर बराबर या तो 0 आएगा या 1 आएगा, यही 2 आ सकता है रिमाइंडर। और कुछ आ सकता है? नहीं आ सकता है, क्योंकि अगर हम 2 को डिवाइड करेंगे 4 से तो रिमाइंडर क्या आएगा? रिमाइंडर क्या आ जाएगा? 2 2 जा 4, रिमाइंडर 0 आ जाएगा। अगर हम 2 को 2 से डिवाइड करेंगे 5 से तो रिमाइंडर क्या आएगा? 2 2 जा 4, रिमाइंडर क्या आ जाएगा? 1 आएगा। मतलब रिमाइंडर कभी भी डिवाइज़र के बराबर नहीं हो सकता है, डिवाइज़र से छोटा होगा। जब भी होगा डिवाइज़र से छोटा होगा। क्या हम ये लिख सकते हैं? 2 1 जा 2,
अगर हम 2 1 2 लिखेंगे तो फिर यहाँ क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा और ये 3 फिर से डिवाइड हो जाएगा। इसलिए हम क्या लिखते हैं, हम जो डिविडेंट होता है उसका सबसे नियरेस्ट वैल्यू लेते हैं हम। तो क्या आ जाएगा, 2 2 जा 4, तो रिमाइंडर क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। जो रिमाइंडर आया वो किससे छोटा है, डिवाइडर से छोटा है। तो रिमाइंडर हमेशा डिवाइडर से छोटा होता है। तो रिमाइंडर क्या क्या आ सकता है, या तो 0 आ सकता है या 1 आएगा। तो अब हम क्या करेंगे, स्टेप फर्स्ट लेते हैं। सबसे पहले स्टेप फर्स्ट लिखेंगे। स्टेप फर्स्ट में हम क्या करेंगे कि रिमाइंडर बराबर 0 मान लेंगे हम। इफ़ अगर रिमाइंडर इज इक्वल टू 0 मान लेंगे, अगर हम रिमाइंडर इज इक्वल टू 0 मान लिए तो हमारा थ्योरम क्या है, ये थ्योरम है कि ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, यही तो थ्योरम है। तो जहाँ बी बराबर हमारा 2 दिया हुआ है, तो ए बराबर क्या हो जाएगा, 2q प्लस रिमाइंडर हम 0 लिए हैं तो क्या आ जाएगा, 0। तो यहाँ से जो फाइनल निकल के आ गया, ए बराबर 2q प्लस 2q आ जाएगा। क्योंकि 0 किसी भी संख्या में, किसी भी नंबर में 0 जोड़ा या 0 घटा है, इससे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो यहाँ से निकल के क्या आ गया, 2q प्लस 1। अब हम बात करते हैं 2q की। क्या 2q जो है वो डिवाइड होगा 2 से? क्या ये इवन नंबर है? हाँ है, डिवाइड हो रहा है। लेकिन कुछ स्टूडेंट्स ये कहेगा कि सर इसके साथ q तो मल्टीप्लाई है। q क्या है, q जो है वो सम पॉजिटिव इंटीजर है। पॉजिटिव इंटीजर क्या है, 1 2 3 4, यही तो है पॉजिटिव इंटीजर। तो 2 में क्या मल्टीप्लाई होगा, या तो 1 मल्टीप्लाई होगा तो क्या आ जाएगा, 2 हो जाएगा, या 2 में 2 मल्टीप्लाई होगा तो क्या आ जाएगा, 4 हो जाएगा, या अगर 2 में 3 मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। हर केस में अगर हम q बराबर 1 ले लिए, यहाँ ये अगर 2q है, q बराबर अगर हम 1 ले लिए तो 2 इंटू 1 क्या हो जाएगा, 1, ये सॉरी 2 हो जाएगा। और 2 को अगर q बराबर हम 2 ले लिए तो 2 इंटू 2 बराबर हम q बराबर क्या ले लिए, 2 ले लिए, तो क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। इसी तरह अगर हम q बराबर 3 ले लिए तो 2 इंटू 3 क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। कहने का मतलब ये है कि इच केस में, एवरी केस में क्या हो रहा है कि इवन नंबर ही आ रहा है, ऐसा नंबर आ रहा है जो 2 से डिवाइड हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, हमारा इवन नंबर। तो हम जानते हैं कि जो 2 से डिवाइड होता है वो हमारा इवन नंबर होता है। तो 2q तो आया, तो 2 को हम 2 से डिवाइड कर देते, क्या आ जाएगा, फिर ये इवन नंबर हो जाएगा। तो ये क्या हो गया, हमारा इवन नंबर। ये हो गया है इवन नंबर, इस फॉर्म का हो गया इवन नंबर। सभी इवन नंबर इस फॉर्म का होता है। अगर कहीं पर किसी क्वेश्चन में ये रहे 4q रहे तो क्या लिखेंगे इसे, अगर कहीं 4q रहेगा तो इसे हम ये तो लिख सकते हैं ना, 2 इंटू 2q लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, लिख सकते हैं। तो यहाँ ये तो हमारा क्या हो जाएगा, ये तो हम ये क्या है, ये इवन नंबर है, और 2 जो है 2 ऑब्वियसली इवन नंबर है, सब जानता है इसके बारे में। तो अब स्टेप सेकंड की तरफ चलते हैं। अब स्टेप सेकंड में क्या करना है, स्टेप सेकंड देखो स्टूडेंट, सबसे पहले किसे लिखना है, इस वाले पार्ट को लिखना है। उसके बाद अगर नोट्स बनाओ तुम लोग तो सबसे पहले इस वाले पार्ट को लिखना है। फर्स्ट पार्ट ये है, सेकंड पार्ट ये है, और थर्ड पार्ट में इसे लिखना है। मतलब पहले इसको लिखना है, उसके नीचे इसको लिखना है, उसके नीचे स्टेप सेकंड को लिखना है। तो स्टेप सेकंड में हम क्या लेंगे, इफ़ अगर r बराबर हमारा 1 आएगा, अगर r बराबर 1 होगा तो हम जानते हैं कि a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर है। तो हम a बराबर क्या लेंगे, b इज इक्वल टू क्या है, 2 है, 2q प्लस रिमाइंडर क्या आ गया, 1 आ गया। तो यहाँ से ये निकल के आ गया। तो अब देखो स्टूडेंट्स कि अगर हम किसी भी इवन नंबर में कोई ऑड नंबर जुड़े तो वो हमेशा क्या आएगा, ऑड ही आएगा। इवन प्लस ऑड बराबर जो आता है वो ऑलवेज हमेशा ऑड आता है। मल्टीप्लाई करने में इवन आएगा, लेकिन ऐड करने में, जोड़ने में ऑड आएगा। जैसे कुछ एग्जांपल्स ले लेते हैं। जैसे अगर हम 2 इंटू 1 किए तो क्या आ गया,
2 आ गया। तो ये पार्ट तो हम जानते हैं कि ये क्या है, इवन नंबर है। ये वाला 2q वाला पार्ट एक इवन नंबर है। अब इस इवन नंबर में हम 1 जोड़ दिए तो क्या आ जाएगा, अब देखते हैं। 2 + 1 किए तो क्या निकल के आ गया, 3। 2 + 3 करेंगे तो क्या निकल के आएगा, 5। कहने का मतलब क्या है कि इवन नंबर में अगर कोई ऑड नंबर मल्टीप्लाई करें तो क्या हो जाएगा, इवन नंबर हो जाएगा। लेकिन अगर इवन नंबर में किसी ऑड नंबर को जोड़ें तो क्या हो जाता है, हमारा ऑड नंबर हो जाता है। क्या हो जाता है, ऑड नंबर। तो ये किस फॉर्म में हो जाएगा, ऑड नंबर हो जाएगी। ये इस फॉर्म में सभी ऑड नंबर इस फॉर्म में हो सकता है या इस रूप का हो सकता है। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं एग्जाम्पल नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है, एग्जाम्पल नंबर 3 कह रहा है कि सो डैट एवरी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज द फॉर्म ऑफ 4q + 1 4q + 3। दिखाइए कि सभी पॉजिटिव ऑड इंटीजर जो होता है वो 4q + 1 और 4q + 3 के रूप का होता है। तो हम बात करते हैं अगर सॉल्यूशन, तो क्या दिया हुआ है हमारा, b बराबर क्या दिया हुआ है, 4 दिया हुआ है। b बराबर जो दिया हुआ है वो 4 दिया हुआ है, क्योंकि हम बोले क्या, हम इससे पहले वाले क्वेश्चन में इसके बारे में बात कर चुके हैं कि बी क्यू जो होता है, क्यू के साथ जो मल्टीप्लाई होता है वो डिवाइजर होता है। तो डिवाइजर क्या है, 4 है। तो b बराबर क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। तो अब रिमाइंडर बराबर क्या होगा, रिमाइंडर बराबर क्या हो जाएगा, b बराबर 4 है। तो a बराबर क्या होगा, 4q + r हो जाएगा। तो r बराबर क्या क्या हो सकता है, r जो होगा वो 4 से छोटा होगा, r 4 से छोटा होगा और 0 से बड़ा होगा या 0 के बराबर होगा। तो r बराबर क्या क्या हो सकता है, देखते हैं। r बराबर या तो 0 होगा या 1 होगा या 2 होगा या 3 होगा, यही तो हो सकता है r बराबर। रिमाइंडर जो होगा हमारा या तो 0 आएगा या 1 आएगा या 2 आएगा या 3 आएगा, 4 तो नहीं आ सकता है, क्योंकि रिमाइंडर हमेशा डिवाइजर से छोटा होता है। तो अब हम बात करते हैं स्टेप फर्स्ट की। अगर हम स्टेप फर्स्ट ले लें, स्टेप फर्स्ट, तो स्टेप फर्स्ट में क्या लेंगे, इफ़ अगर r बराबर हम 0 रख लिए, अगर हम r बराबर 0 मान लिए तो हमारा फार्मूला क्या है, a = bq + r, यही तो है हमारा फार्मूला, यही तो थ्योरम कह रहा है, यूक्लिड डिवीजन का थ्योरम जो है यही तो है। तो अब a बराबर क्या है, a बराबर लिखेंगे, b क्या दिया हुआ है हमारा 4, तो 4q + r, r क्या ले लेंगे हम 0। तो ये क्या, a बराबर क्या निकल के आ गया, 4q, a बराबर 4q निकल के आ गया। तो हम जानते हैं कि 4q जो है वो एक इवन नंबर है। क्या है ये, एक इवन नंबर है, इवन नंबर। लेकिन हमें दिखाना क्या है, 4q + 1 और 4q + 3 को दिखाना है, न कि 4q को दिखाना है। तब हम स्टेप सेकंड करेंगे। स्टेप सेकंड, इफ़ r = अगर r बराबर हम 1 ले लिए, अगर हम r बराबर 1 ले लिए तो क्या हो जाएगा, a = 4q + 1, क्या हो जाएगा, a बराबर 4q + 1 हो जाएगा, ये निकल के आ जाएगा, जो कि एक ऑड इंटीजर है, जो कि एक ऑड इंटीजर है, ऑड इंटीजर या ऑड नंबर, सॉरी ऑड इंटीजर ही लिख देते हैं, ऑड इंटीजर। ठीक है, अब स्टेप थर्ड लेंगे। स्टेप थर्ड में इफ़ r = 2, इस बार क्या ले लिया, r बराबर 2 ले लिए। सबसे पहले लिए r बराबर 0, इसके बाद लिए r बराबर 1, अब r बराबर 2 लेंगे। तो अब यहाँ से a बराबर क्या आ जाएगा, 4q + रिमाइंडर क्या लिए हम, रिमाइंडर 2 मान लिए। तो यहाँ से a बराबर 4q + 2 हो जाएगा, जो कि हमारा क्या है, एक इवन नंबर है। हम जानते हैं 4 + 2 अगर कर दें तो क्या निकल के आएगा, 6 आएगा, जो कि एक इवन नंबर है। अगर 4q या 2q में
कोई इवन ऑड नंबर जुड़ रहा हो तो वो हमेशा ऑड ही होगा, और कोई इवन नंबर जुटेगा अगर तो वो हमेशा इवन ही होगा। अब स्टेप 4 करेंगे। तो स्टेप 4 में क्या करेंगे, इफ़ r बराबर 3 मान लिए, 0 1 2 ले लिए। अब लास्ट में क्या लेंगे, स्टेप 3 में स्टेप 4 में r बराबर 3 लेंगे। तो a बराबर क्या निकल के आएगा, 4q प्लस 3। a बराबर जो निकल के आ जाएगा यहाँ से क्या हो जाएगा, 4q प्लस 3। हमें यही तो दिखाना था कि सभी ऑड, ये क्या है, एक ऑड इंटीजर है, ऑड इंटीजर है, ये क्या है, एक इवन इंटीजर है, इवन इंटीजर है। तो यही तो दिखाना था हमें कि सभी ऑड इंटीजर जो होता है, सभी ऑड, कोई भी पॉजिटिव ऑड इंटीजर जो होगा वो इस फॉर्म में होगा, या तो इस फॉर्म में होगा या इस फॉर्म में होगा। तो यही तो दिखाना था हमें। तब आंसर में फाइनली लास्ट में क्या लिख देंगे, फाइनल आंसर जो लिखेंगे लास्ट में वो लिखेंगे hence any positive odd integer is the form of कौन सा फॉर्म है, 4q प्लस 4q 3 के रूप का होता है, 4q प्लस 1 एंड 4q प्लस 3। इतना क्या लिखेंगे कि हेंस एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज द फॉर्म ऑफ 4q प्लस 1 एंड 4q प्लस 3। ये आंसर निकलने के बाद क्या हमसे मांग क्या रहा था, 4q प्लस 1 और 4q प्लस 3 मांग रहा था। तो 4q प्लस 1 क्या आया, ऑड नंबर, और 4q प्लस 3 क्या आया, ऑड नंबर। तो हमें क्या लिखना है, हिंस लिखने के बाद क्या लिखेंगे कि एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज द फॉर्म ऑफ 4q प्लस 1 4q प्लस 3। मतलब कि सभी पॉजिटिव, कोई भी पॉजिटिव ऑड इंटीजर जो होता है वो किस फॉर्म का होता है, किस रूप का होता है, 4q प्लस 1 और 4q प्लस 3 के रूप का होता है। ठीक है। अब हम लोग एक चीज़ और जान लेते हैं कि अगर कभी ये फाइंड इस तरह का क्वेश्चन बनाना पड़े तो हमेशा ये याद रखना स्टूडेंट्स कि इवन प्लस इवन जो होता है वो बराबर जो होता है हमेशा इवन होता है। इवन नंबर और इवन नंबर को जो जोड़ेंगे कभी भी तो वो हमेशा इवन नंबर होता है, और इवन प्लस ऑड को जो जोड़ेंगे वो हमेशा ऑड होगा। इवन नंबर और ऑड नंबर को जो जोड़ेंगे वो हमेशा क्या होगा, ऑड नंबर। और अगर हम ऑड नंबर प्लस ऑड नंबर को जोड़ें तो वो हमेशा इवन नंबर होगा। अगर ऑड प्लस ऑड को जोड़ेंगे तो वो हमेशा क्या हो जाएगा, इवन नंबर हो जाएगा। मल्टीप्लाई के केस में अलग है। अगर हम इवन नंबर और ऑड नंबर को मल्टीप्लाई करें तो क्या हो जाएगा, इवन नंबर हो जाएगा। अगर इवन इंटू इवन को मल्टीप्लाई करें तो क्या निकल के आएगा, इवन और इवन को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, वो इवन ही होगा। और अगर ऑड इंटू इवन को ऑड इंटू ऑड करें तो क्या हो जाएगा, इवन और ऑड दोनों आएगा, या तो इवन आएगा या ऑड आएगा। तो कोई ज़रूरी नहीं है, नहीं ऑड या इंटीजर ये नहीं आएगा, ऑलवेज ऑड आएगा, हमेशा ही ऑड नंबर आएगा। ठीक है। तो हमें इसे जानने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन इसे जानने की ज़रूरत है कि इवन नंबर प्लस इवन नंबर जो होता है वो इवन होता है, ऑड नंबर प्लस ऑड नंबर भी इवन नंबर होता है, लेकिन इवन और ऑड जो होता है वो ऑड होता है।
ठीक है स्टूडेंट, आज के लिए इतना ही। कल मिलते हैं, कल फिर एक्सरसाइज 1.1 के सॉल्यूशन के साथ। ठीक।